हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। ये जो हमारा ब्लॉग है, पहली बार मैं एक कोई ब्लॉग बना रहा हूँ और ये ब्लॉग जो मेरा है, ये मेरा लास्ट जो मैंने एक ट्रिप करी है, मैंने नोएडा टू ओमकारेश्वर के लिए बाय रोड प्लान किया था जाना। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, काफी लोग अपना घूमने का प्लान बना रहे होंगे। लॉन्ग ट्रिप अगर बना रहे हैं और आपको बाई चांस उज्जैन या ओमकारेश्वर जाना है, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी जब ये प्लान बनाने का स्टार्ट किया था तो दो ऑप्शंस मेरे को पता थे, एक ट्रेन का, सेकंड आप बाय कार जा सकते हैं। थोड़ा अदर स्टेट्स में जाने के लिए एकदम से फैमिली के साथ थोड़ा सा कार सेफ है नहीं है, ऐसे बहुत सारे मन में डाउट्स आ रहे थे। इसी को देख के मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको ये सब चीजों से टेंशन फ्री आप जा सकेंगे। फ्रेंड्स, बात आती है कि ट्रेन मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि ट्रेन मेरे को कन्वीनियंट नहीं पड़ रही थी। सेकंड चीज, समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे थे तो ऑलरेडी टिकट्स बुक थी। वेटिंग में मैं जाना नहीं चाहता था फैमिली को लेके। प्लस मेरे को ये था कि उज्जैन के बाद ओमकारेश्वर जाना है, वहां पे भी बीच में फिर मेरे को टैक्सीज लेनी पड़ती है। और इस टाइम पे आप जानते हैं कि बाहर टेम्परेचर 40-42 डिग्री चल रहा था उस टाइम पे जब मैंने ये, मेरे को ट्रिप करे हुए हो गया है करीब 7-8 दिन में हो चुके हैं इस ट्रिप को करे हुए। तो देखिए, जब मैंने देखना स्टार्ट किया था, काफी सारे लोगों के वीडियोस मैंने देखे थे। किसी किसी ने अच्छा एक्सप्लेन किया था। मोस्टली उज्जैन में क्या घूमना है, ओमकारेश्वर में क्या घूमना है, वो सब तो बहुत अच्छे से लोगों ने बताया है। किसी किसी ने बताने की कोशिश करी है कि कौन सा रूट लेना है, लेकिन एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में देख के मुझे भी नहीं मिली थी। तो मेरा वही पर्पस है कि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है आप लोगों को हेल्पफुल रहे। बेसिकली फ्रेंड्स, ये तो था कि हमें बाय कार जाना है, ये क्लियर हो चुका था। अब रूट कौन सा लेना है उसके ऊपर भी मैंने काफी रिसर्च किया। तो बाय नोएडा से अगर आप रोड जाते हैं तो आपको 3 मेन रूट आपको जो शो करते हैं या जो ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं, तो वो क्या है कि आप नोएडा से ओल्ड अपना जयपुर हाईवे लीजिए, उसके बाद आप कोटा होते हुए उज्जैन चले जाइए। सेकेंड रूट है वो मुंबई एक्सप्रेस वे होते हुए आप टाउन पहुंचिए और उसके बाद आप कोटा से होते हुए आगे उज्जैन पहुंच जाइए। एंड थर्ड रूट है कि आप यमुना एक्सप्रेस लीजिए, आगरा पहुंचिए, आगरा से आप ग्वालियर जाइए और ग्वालियर से आप उज्जैन। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा कैलकुलेशन, टोल्स, मैंने सब कुछ अगर देखा तो आगरा वाला मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा था ड्यू टू आगरा जो यमुना एक्सप्रेसवे का जो टोल प्राइस है कुछ ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा कॉस्टली हो रहा था। अगर आप आगरा साइड से हैं, मथुरा से हैं, तो आपको वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, आप उसको फॉलो करिए। अगर आप नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के साइड से कहीं से हैं तो आपको इन दोनों में से ओल्ड जयपुर हाईवे या फिर मुंबई एक्सप्रेसवे ही ज्यादा बेटर रहेगा। अब फ्रेंड्स, मेन रीजन मेरा मुंबई एक्सप्रेसवे लेने का यह था, अभी रिसेंटली मैंने एक और ट्रिप करी थी और मैं उस पर कम से कम मुंबई एक्सप्रेसवे 4-5 बार ही जा चुका हूं, तो मुझे उस एक्सप्रेसवे का बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है। तो मेरे को था कि मुझे यही रूट फॉलो करना है। और रही बात कि आपको डे टाइम में निकलना है, नाइट में निकलना है, वो आप जैसे आप बेटर लगता है। कोई लोग हैं जिनको रात को कार चलाने में दिक्कत होती है, नींद ज्यादा आती है, तो आप रात को बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे बने हुए हैं इसमें 200-200 किलोमीटर आपको एकदम खाली चलना है। मतलब वहां पे आपको बोरियत होगी, आपको नींद आने के चांसेस ज्यादा है। मैं यूजुअली हमेशा मॉर्निंग ट्रिप्स करता हूं, लेकिन ये पर्टिकुलर ट्रिप मेरे को रात को करनी थी क्योंकि मेरे को टाइम उसी हिसाब से कन्वीनियंट लग रहा था। तो मैंने जो अपनी ट्रिप प्लान करी थी वो फ्रेंड्स ये था कि पहले मैं सोच रहा था मैं 8-8:30 बजे के आसपास डिनर करने के बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने देखा जो फरीदाबाद, और मेरे को ये जो एरिया कवर करना था, पूरा नोएडा निकलना था, फिर फरीदाबाद एंड देन मेरे को मुंबई एक्सप्रेसवे चढ़ना था, उसमें मेरे को 2 से 2.5 घंटे का टाइम दिख रहा था क्योंकि वो ऑफिस का पीक आवर था। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा टाइम डिले किया, मतलब मैंने रेस्ट किया थोड़ी देर, 1-2 घंटे, और मैंने यही ट्रिप 11:30 बजे यहाँ से नोएडा से स्टार्ट करी थी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो रूट है मैं आपने लिख रखा है, मैंने नोएडा टू फरीदाबाद, फरीदाबाद टू ईस्टर्न फेरिवेल हाईवे, और उसके बाद वहां से मुंबई एक्सप्रेस पे पहुंचने का मेरे को 1 घंटा 10 मिनट लगा। तो ये बहुत अच्छा मैंने टाइम, मतलब कम टाइम में मैंने बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया था। इस ड्यूरेशन में कोई ब्रेक लेने की जरूरत थी नहीं। तो मैंने मुंबई एक्सप्रेसवे, आप जानते होंगे, अराउंड 200 किलोमीटर आपको सीधे चलना होता है। बीच में रेस्ट रूम है, हर शायद 30-20 किलोमीटर में आपको मिलते रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है, या फिर मार्किंग आती रहती है कि इतने किलोमीटर बाद आपका मुंबई एक्सप्रेसवे पे वॉशरूम है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर वॉशरूम पे आपको खाने का कुछ ना मिले, मतलब जो बीच में स्टेज हैं या छोटे छोटे जो स्टॉप्स आते हैं उनपे किसी पे खाने का कुछ नहीं मिले, तो अपना कुछ मंचिंग का सामान या जो डीजल, पेट्रोल, टोल, रिचार्ज की, ये सारी चीजें आप पहले से करके रखिएगा, तो आपको वो कन्वीनियंट रहता है। तो सेम हम क्योंकि डिनर करके निकले थे, बीच में हमें कोई स्टॉप ऐसे लेने नहीं पड़े, 1-2 जगह हम फ्रेश होने के लिए बस बीच में रुके थे। उसके बाद अब बात आती है कि मुंबई एक्सप्रेसवे यूजुअली लोग दौसा तक ट्रेवल करते हैं, जो जयपुर का कट है, उसके बाद एक जगह आती है लाल सॉल्ट।
तो फ्रेंड्स सबको यही पता है कि लाल सॉट तक आके मुंबई एक्सप्रेसवे एंड हो जाता है। आप देखेंगे रोड पे भी बीच में ब्लॉकेज है, लेकिन एक वीडियो ने मुझे इसमें हेल्प किया था कि उसके आगे भी रोड बनी हुई है वो, लेकिन अभी लोगों के लिए एक्सेस नहीं है। मतलब आप जाते नहीं है, उस पर टोल नहीं कटता है, लेकिन उस पर लोग आना जाना कर रहे थे। तो थोड़ा सा मेरे को भी डाउट था कि मेरे को वो फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट जब मैंने देखा उस पर काफी ट्रैफिक जा रहा है, उतना नहीं है जितना जयपुर तक, क्योंकि मोस्टली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो ट्रैफिक है वो जयपुर का है। जयपुर के बाद लाल सॉट तक भी ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है, खासकर रात को तो आपको हार्डली 2-4 गाड़ियां ही दिखेंगी। बट मेरे को दिख गया था कि लाल सॉट से आगे सवाई माधोपुर तक जो 60 किलोमीटर है उस पे भी कार्स चल रही हैं अभी। तो मैंने वो फॉलो करना ज्यादा बेटर समझा, क्योंकि बीच में जो स्टेट हाईवे लेना पड़ता है वो होते हुए मेरे को टोंक पहुंचना पड़ता है। मैंने उसकी जगह सवाई माधोपुर तक बाय ये जो मुंबई एक्सप्रेस है वही लिया, फॉलो किया। उसके बाद आपके पास 2 रास्ते आते हैं, या तो आप सवाई माधोपुर से टोंक साइड जाइए और उसके बाद आप हिंडोली या बूंदी पहुंचिए, और या फिर आप उनियारा होते हुए हिंडोली या बूंदी पहुंचे। तो ये आपको देखना है कि रात के टाइम आप जा रहे हैं तो आपको ये टोंक वाला रास्ता या ये दोनों ही कन्वीनियंट रहेंगे। लेकिन अगर डे टाइम में जाते हैं तो आप बेटर है टोंक वाला लीजिए, क्योंकि छोटी जो गली, मतलब जो बहुत छोटे गांव के पास में से जो एरिया निकलते हैं वहां पे थोड़ा दिन के टाइम पे भीड़ भाड़ मिल जाती है। अब बात आती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने अराउंड 4-4.5 घंटे में किया था, और मतलब फिर लगा कि कहीं पे चाय पी लेनी चाहिए। तो देखिए रात के टाइम पे मैं अराउंड ये 3:34 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ज्यादा आपको कुछ बहुत ज्यादा बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे इन रोडों पे, जो ये सवाई माधोपुर से आगे आप जैसे ही क्रॉस करते हैं टिल कोटा तक आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं मिलेगा खाने पीने का बीच में। तो लेकिन चाय वाले, बिस्किट, नमकीन, कॉफी, रिफ्रेशमेंट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी आपको शॉप्स मिल जाती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है 1-2 बंद मिलेंगे, बट हमें लकीली आराम से, मतलब जो जिस पे भी हम रुके हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बीच में जैसे हम छोटा हमारा बेटा है तो हमें बीच में जो दूध वगैरह गर्म करना होता है, ऐसा भी मेरे को कोई इशू नहीं आया रात में कि फैमिली के साथ कोई इशू हो रहा हो। तो ये जो रास्ता है, उसके बाद कोटा का मेरा टारगेट था कि मैं 6:30 के अराउंड पहुंच जाऊंगा, तो मैं 6:15 तक मैं कोटा पहुंच गया था। कोटा मोस्टली आप बाईपास ट्रेवल करोगे, इसलिए आपको कुछ ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, आप सिर्फ हाईवे चलोगे, एकदम सुनसान सा आपको मिलेगा। तो कोटा भी हमारा बहुत जल्दी कवर हो गया था। कोटा के बाद जो बड़ी जगह आती है वो झालवाड़ आती है। तो फ्रेंड्स, झालवाड़ एक तरीके से मान लीजिए कि आप एमपी के ऑलमोस्ट मतलब एंटर कर जाएंगे, और उस टाइम पे क्योंकि 7-7:30 बज चुका था, और सुबह के टाइम पे आपको काफी अच्छा लगेगा कि आप मतलब जिस जगह पे पहुंच रहे हैं आपको कार चलाने में। अच्छा, इस पूरी ड्यूरेशन में आपको मैं बता दूं, मेरे को कहीं पे नहीं रोका गया, सिर्फ एक जगह मेरी चेकिंग में, क्योंकि इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो उन्होंने बस कार की डिटेल्स नोट करी और एक बारी मेरा बूट ओपन करा के देखा, बट जो एक फॉर्मेलिटी थी, उसके अलावा मुझे कहीं बीच में रोका नहीं गया। उसके बाद जब मैं झालवाड़ से निकलते हैं और आप अगार के पास पहुंचते हैं, मतलब आप जब उज्जैन के काफी पास पहुंच जाएंगे तो आपको विंडमिल्स दिखेंगे। तो ये अगर आपके साथ बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं या आपने कभी विंडमिल्स नहीं देखा तो ये बहुत ही प्यारा रास्ता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, आई होप। मैंने कभी कोई व्लॉग नहीं डाला, तो मैं जो अपने पर्सनल मैंने वीडियोस बनाए थे थोड़े बहुत, मैं वो आप लोगों को शेयर कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को देखने होंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। और वहीं पे एक बार ये स्पीड लिमिट वाले इंटरसेप्टर वाला भी खड़े थे, तो उन्होंने बस हमें रोका और देखा हम विद इन लिमिट में थे, स्पीड लिमिट में, क्योंकि मैं मतलब 100 से ऊपर आपको चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इतना इजी जाएंगे। और क्यों खामखा मतलब उसको 120-130 से ऊपर करें। तो मैं तो फैमिली के साथ 100 के आसपास ही चल रहा था, तो उन्होंने बस डिटेल्स नोट करी और जाने दिया। कोई इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वो लोग बाहर की कार है तो वो कोई इशू क्रिएट करें। तो जो मन में एक डाउट आता है कि अदर स्टेट्स की पुलिस आपको कैसे बिहेव करेगी, तो मुझे कहीं पे कोई इशू नहीं लगा। उसके बाद उज्जैन हम लोग अराउंड फ्रेंड्स 10 o'clock पहुंच चुके थे, मतलब हम 11.5 घंटे में हम उज्जैन पहुंच गए थे। उज्जैन से जस्ट 15 किलोमीटर बैक मेरे को एक जगह मिल गई थी जहां मैंने रुक के फ्रेश हुए। फिर हमें लकीली वहां पे जो बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तो हमें वहां पे स्टे के साथ जो अपना ब्रेकफास्ट करना था, उसके बाद हम लोग अपना फ्रेश हुए। और उज्जैन में हम लोगों ने स्टे करने की बजाय हम उज्जैन के 2 मेन टेम्पल हैं, जो मंगलनाथ मंदिर है प्लस आपका जो काल भैरव है, वो दर्शन करने के बाद हमने प्लान किया कि हम ओमकारेश्वर जाके स्टे करेंगे। काफी लोग क्या करते हैं कि वो उज्जैन में स्टे करते हैं और फिर वो अगले दिन ओमकारेश्वर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे जो इशू लग रहा था वो ये था कि उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने में 3-3.25 घंटे लगते हैं, और वो एक घाट सेक्शन है, तो सुबह के टाइम वहां पे भीड़ लग जाती है।
और प्लस फिर वहां पे मंदिर में भीड़ इकट्ठी हो चुकी होती है। तो मेरे को लग गया था कि मैं मतलब अगर प्लान करूं कि मैं ओमकारेश्वर में स्टे करूंगा तो मेरा जो नेक्स्ट डे की सुबह मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठ के भागने की है वो एक तो कम हो जाएगा मेरे को, प्लस मेरे को मंदिर में दर्शन इजीली हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उज्जैन से 145 किलोमीटर पड़ता है ओमकारेश्वर। इसमें आप देवास जाते हैं, देवास के बाद आप इंदौर बाईपास क्रॉस करते हैं और इंदौर बाईपास से आपको ओमकारेश्वर जाना है। ये जो इंदौर बाईपास से आपको ओमकारेश्वर का रूट है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आपको काफी ज्यादा बुरा लगेगा। मतलब वो पैच अराउंड शायद 40 किलोमीटर का आपको बहुत इरिटेट करेगा। तो वो हाँ मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी है। इस पूरी जो ड्यूरेशन है इसमें मैं करीब 2.5 से 3 घंटे लग गए थे। और उसमें फिर घाट सेक्शन भी आता है। घाट सेक्शन ऐसा है कि आप अगर मसूरी गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है चलाने में। हाँ, कोई फर्स्ट टाइम वाला होगा तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि मसूरी में तो रोड सिंपल हैं। आप बस थोड़ा सा देख के अपना टर्न लीजिए। जो ओमकारेश्वर में उसमें क्या किया हुआ है कि आप जैसे यूजुअली लेफ्ट में चलते हैं और आने वाली कार राइट में होती है, कुछ जगह पे आपको राइट में मूव कर दिया जाता है और आने वाली कार लेफ्ट में जाएंगे, क्योंकि उनको टर्न लेना इजी हो घाट में। तो वो आपको थोड़ा सा उस टाइम पे प्लान करके चलना है, या फिर आप बाकियों को देख सकते हैं जो डेली वहां के चलाने वाले हैं उनके जैसे आप चला लीजिए। तो फ्रेंड्स, ओमकारेश्वर पहुंचने के बाद हम लोगों ने वहां पे स्टे किया। इस पूरे ड्यूरेशन में जो हमें ट्रेवल टाइम लगा तो मैंने आपको बताया 11 साढ़े 11 घंटे विथ 1 और 2 स्मॉल ब्रेक्स मेरे को उज्जैन तक का लगा और 2.5 घंटे मेरे को ओमकारेश्वर के लगे। ये पूरी जर्नी हमारी 920 किलोमीटर के अराउंड की थी। उसके बाद हम नेक्स्ट डे मतलब क्योंकि हम वहीं पे स्टे किया, हमने 15-20 मिनट्स में ओमकारेश्वर के दर्शन कर लिए। उसके बाद हम वहां से वापस निकले जब, तो हमें वही 2.5 से 3 घंटे के आसपास लगा, क्योंकि ट्रैफिक हो चुका था मॉर्निंग में। हम 10-11 के आसपास वहां से जब निकले थे तो हम उज्जैन आए। उज्जैन में आके हमने अगेन वहां पे होटल अपना जो लेना था वो लिया। और फिर सबसे बेटर टाइम है महाकाल दर्शन का कि आप दोपहर में चले जाइए, आपको काफी कम भीड़ मिलेगी। तो वहां पे कोई मेरे को वीआईपी पास और वो सब नहीं कराना पड़ा, सिंपल बस गए, दर्शन करे। हरसिद्धि माता का मंदिर है वहां पे, वो देखा। बड़ा गणेश जी टेम्पल है, वो देखा। उसके बाद क्योंकि क्लाइमेट ज्यादा हॉट हो रहा था और हम भी मतलब सेम डे ट्रेवल करके वापस आए थे ओमकारेश्वर से, प्लस 3 मंदिर कवर कर चुके थे, थोड़ा सा थक चुके थे। एंड वहां पे जो देवलोक है उसको देखने का जो बेस्ट टाइमिंग है वो रात के टाइम का है, मतलब क्योंकि तब लाइटनिंग अच्छी हो जाती है। तो फिर हम ऐसी जगह हमने स्टे किया। अच्छा, कुछ लोग उज्जैन में जैसे बाय कार जाने का मतलब ये नहीं है कि आप हर मंदिर भी अपनी कार से जाइए। होटल में मैंने कार पार्क कर दी थी और वो सब जो अंदर का 1.5 से 2 किलोमीटर का जो जर्नी है वो मैं ई रिक्शा से कवर कर रहा था, क्योंकि वो आपको कहीं से भी पहुंचा देंगे और आपको पार्किंग का, ट्रैफिक का, इस सब का इश्यू नहीं होगा। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से ऐसे होटल में आप कार पार्क कर दीजिए, आपको लगता है आपकी कार सेफ है, और उसके बाद जो भी कुछ अंदर कम्युनिकेट करना है वो आप बाय ई रिक्शा कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देवलोक का टाइमिंग मतलब ऐसा था कि हम 7 अराउंड वहां पहुंच गए थे और कोई उसमें भी एंट्री फीस नहीं है, आप आराम से वो घूम सकते हैं। और वन टाइम वॉच डेफिनेटली है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा वो देखने में। थोड़ा सा चलना ज्यादा पड़ता है, थकेंगे आप। वाटर बोतल कैरी करिए, वैसे अंदर काफी सारी फैसिलिटी है, आप अंदर आरओ का पानी आपको मिल जाएगा, बट मैं कहूंगा अपना पानी लेके आप कैरी करिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो सेकेंड डे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें संदीपनी आश्रम जाना था, तो हमने वो कवर किया। उसके बाद हम बाईपास लेते हुए हम करीब 12 बजे वहां से चल दिए थे उज्जैन से। ये जो जर्नी है ये हमने डे टाइम में कवर करी थी। जाने वाले टाइम में हम रात को चल के मॉर्निंग में पहुंचे थे, इसमें हम आफ्टरनून में, दिन में 12 बजे हमने वहां से जर्नी स्टार्ट करी थी उज्जैन से, जो हमें 770 किलोमीटर कवर करना था। प्लस क्योंकि हमें लंच करना था और बीच में तो हमें कोटा एंटर करना पड़ा था। और उसके बाद हमने अपना जो डिनर है वो अराउंड आके फरीदाबाद पे किया 11:30-11 के आसपास, क्योंकि 12 बजे के आसपास मोस्टली चीजें बंद हो जाती हैं, तो हमें था कि हमें अपना डिनर करना है। तो दोनों डिनर प्लस लंच करने की वजह से हमें दिन के टाइम में 11:30 के 12 घंटे लग गए। प्लस हमें कोटा सिटी एंटर करना पड़ा। तो वैसे मतलब ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक में जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारा तो थोड़ा टाइम वेस्ट उसमें हुआ था। आने वाला जो ट्रिप है वो हमारा करीब करीब उज्जैन टू ये 770 किलोमीटर हमने 12 घंटे में कवर किया। अब मैं बात करता हूँ, ये जो टोटल मेरा डिस्टेंस था वो 1800 मैंने कवर किया है, जिसमें मेरे को अगर मैं बात करूं तो मेरी डीजल कार है। एमपी में भी जो डीजल के रेट्स हैं वो राजस्थान में ये महंगे हैं, बट ओवरऑल मतलब 100 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। आपके नोएडा में ये 90 है और वहां पे आपको 100 के आसपास मिलेगा, 97, 98, 100। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो मेरे में करीब 7000 का मैंने इसमें डीजल पूरा यूज किया था। और अगर उसके टोल की बात करूं तो 2200 रुपीज को मेरे को टोल मिले थे जो मैंने पे किए।
अब पार्किंग का, क्योंकि मैं होटल्स में पार्क कर रहा था, मेरे को ऐसा कहीं पार्किंग के चार्जेस देने नहीं पड़े। अगर पार्किंग भी है तो एमपी में कुछ बहुत ज्यादा महंगा नहीं है पार्किंग की चीजों का। और दूसरी बात, ट्रैफिक पुलिस एमपी में बहुत कम है जो आपको कुछ बोलेगी। वहां पे हो सकता है इलेक्शन ड्यूटीज के हमारे वैसे भी काफी भीड़ कम थी, मतलब पुलिस कम थी। लेकिन हाँ, बीच में जो ऐसे स्ट्रेच आते हैं जहां लोग थोड़ा सा ज्यादा कार तेज चलाते हैं, वहां पे इंटरसेप्टर खड़े होने का डर रहता है। वो इवन आप राजस्थान में भी अगर कहीं पे होते हैं, जयपुर भी जाते हैं, तो भी आपको देखने को मिलता है कि थोड़ी सी स्ट्रेच होते हैं कोई कोई सिटी के पास जहां पे पुलिस आपको इंटरसेप्ट करती है। तो वहां कोशिश करिए हमेशा आप 110 किलोमीटर की स्पीड पे ही चलिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा 1800 प्लस किलोमीटर का जो मेरा ये जर्नी था 3 दिन का, उसमें मैंने आपको बता दिया मेरा अराउंड 7000 का डीजल का खर्चा आया, प्लस मेरे को 2200 रुपए का टोल। तो 10,000 से कम में मैंने ये सब कुछ किया। सेम अगर मैं ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन में दिक्कत क्या आ रही थी, एक तो बुकिंग नहीं हो पा रही थी, तत्काल में आपको कॉस्टली टिकट्स पड़ रही थी, प्लस आपको ओंकारेश्वर जाने के लिए टैक्सी लेनी पड़ रही। बाकी आपको जो स्टेशन जाना, ये सब चीजें आपको ऑटो या ई रिक्शा से करना पड़ता। तो ओवरऑल मेरे को कन्वीनियंट लगा, इसलिए मैंने ये ट्रिप प्लान करी थी। आई होप आपको भी ये डाउट्स क्लियर हो गए हो कि कौन सा आपको रूट लेना चाहिए। स्टिल अगर आपके कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं जो अपना वीडियोस है उनको भी डाल दूंगा, सेम टाइप की जानकारी मिलेगी, बस हो सकता है आपको उसमें वीडियोस कुछ कुछ देखने को मिले। अच्छी बात इसमें यह थी कि कोटा में आपको एक टनल देखने को मिलेगी, तो अगर आपके साथ बच्चे ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। एक आपको जो टाइगर रिजर्व है उसमें से भी आप निकल के जाएंगे तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। फिर डेफिनेटली अपना स्टेट छोड़ के आप नई जगह जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया, विंड मिल देखने को मिला और थोड़ा सा ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें आपको बाय कार देखने को मिलती है जो आप अगर बाय ट्रेन जाते हैं तो आपको शायद देखने को ना मिले। तो हर जर्नी का अपना एक अलग मजा होता है। तो हमें ये जर्नी काफी अच्छी लगी, काफी अच्छा हमने एंजॉय किया फैमिली के साथ जो ट्रिप था। एंड मैं ये कहूंगा विद इन लिमिट्स चलेंगे तो आप सेफ भी रहेंगे। प्रिकॉशन वाइज जो मैंने बताया कि मैं पंचर किट और हवा भरने का जो है वो लेके जाइए, और ऐसा नहीं कि आपने कभी उसे यूज नहीं किया। तो मैं ये कहूंगा कि हमेशा एक बारी पहले ट्राई कर लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम वो यूज करना होता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कैसे। तो बेटर है ये सब चीजें, मतलब आप पहले से यूज करके देख लीजिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो पे। गुड बाय एंड टेक केयर।